अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये पार्ट है 10, जो कि लास्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर के लिए। तो सेकंड चैप्टर पे हमारा चल रहा है लेसन प्लान। ठीक है, तो लेसन प्लान हम इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में कवर कर देंगे पार्ट 10 में। और जो प्रीवियस पार्ट आए थे उसके अंदर हमने बाकी सारे वीडियोस जो है, बाकी सारे पार्ट जो है टॉपिक्स है वो कवर कर दिए हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। तो मैथमेटिक्स की वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके। आपकी जो है ये जो है हमारा जो पेज नंबर है 86 है। 86 पर जो ऊपर का टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक हमारा सबक का मंसूबा यानी लेसन प्लान। इससे पहले हमने सालाना मंसूबा बंदी कर लिए और इकाई की मंसूबा बंदी भी मैंने आप लोगों को समझा दी। अब जो ये है सबक का मंसूबा बंदी, अब जो प्रीवियस वीडियोस है जो आपने नहीं देखे होंगे उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी हो चुका है फर्स्ट चैप्टर उसका, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। सबक का मंसूबा यानी लेसन प्लान। थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के समझने में भी आसानी हो। इकाई की मंसूबा बंदी के बाद अगला मरहला सबक का मंसूबा है। सबक की मंसूबा बंदी से मुराद है एक पीरियड में पढ़ाने जाने वाले सबक के जुज की तदरीस का मंसूबा है। एक पीरियड के सबक का मंसूबा बनाने के लिए भी पूरी इकाई का मुताला करना, इकाई के मंसूबे, इसके मकासद और तवाक़ात से वाकिफ होना ज़रूरी है। रोज़ाना के सबक का मंसूबा बनाते वक्त तमहीद, तदरीसी नुकात, इनकी वजाहतें, तालीमी तजुर्बात में मौलिम की सरगर्मियाँ और तलबा की सरगर्मियाँ, कदर पैमाई, मश्क और तख्ता सिया का खुलासा वगैरह का मौजूदी अंदराज किया जाता है। देखिए, तो सबक का जो मंसूबा होता है ना, लेसन प्लानिंग, वो इकाई के मंसूबे के बाद किया जाता है, जिसे हम सबक यानी कि क्या, सबक जो हम पढ़ते हैं मुख्तसर एक छोटा सा सबक होता है, उस सबक का जो मंसूबा बंदी हम लोगों को पहले करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तदरीस करते वक्त कोई भी रुकावट ना है बीच में, इसलिए हम ये करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक सबक की मंसूबा बंदी की ज़रूरत क्या होती है। तो सबक की तदरीस शुरू करने से कबल इसका मंसूबा बनाना बहुत ज़रूरी है। तदरीस में कामयाबी हासिल करने के लिए सबक का मंसूबा बनाना ज़रूरी है। सबक के तमाम अज्जा की मालूमात पहले ही हो जाती है। अगर हम मंसूबा बंदी नहीं बनाएंगे तो फिर हमको क्या पता कि सबक के अंदर क्या है। तो आप लोगों को पहले तो सबक पढ़ना चाहिए, उसके बाद पढ़ाना चाहिए, फिर पढ़ा के हो गया तो आपने सबक की मंसूबा बंदी जो है पहले करनी है कि आप क्या क्या पढ़वाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे और क्या सरगर्मियाँ हासिल होंगी और क्या उसकी कदर पैमाई निकलेंगी। तो सबक के तमाम अज्जा की मालूमात पहले ही हो जाती है। अज्जाए सबक के लिए मुनासिब तरीक़ा तदरीस, आमोजशी तजुर्बात, तालीमी मसाइल, कदर पैमाई के तरीके के बारे में गौर फिक्र करने के लिए सबक का मंसूबा बनाना ज़रूरी है। ये सारे टॉपिक्स जो है पहले इकाई के मंसूबे में भी हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी वही लगते हैं और यहाँ पे भी वही। सबक का मंसूबा बनाने से तलबा की तालीमी तरक्की को निसाब के लिहाज से सही रुख दिया जा सकता है। ठीक है। सबक के मंसूबे की अहमियत। अब क्या अहमियत है सबक के मंसूबे की? तो सबक के मंसूबा बंदी करने से तदरीसी अमल के मुनासिब रुख का तायन हो जाता है, जिससे उस्ताद में खुद एतमादी पैदा हो जाती है। फिर सबक की तदरीस से कबल ही मकासद वाज़ेह हो जाते हैं, जिसकी वजह से आमोजशी तजुर्बात और वसाइल का इंतखाब करने में सहूलत होती है। देखिए, कॉन्फिडेंट आ जाता है मौलिम के अंदर कि सबक में उन्हें क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को और क्या क्या वो हासिल करेंगे, खुद एतमादी आ जाती है उनमें। और सबक की तदरीस से कबल ही मकासद जो है वाज़ेह हो जाता है कि हमें इस सबक से क्या मकासद हासिल होगा, ये पहले ही वाज़ेह हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है। तलबा की ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा करने और इसकी तैयारी के लिए ये मंसूबा बड़ी अहमियत रखती है। सबक की मंसूबाबंदी से उस्ताद और हेड मास्टर दोनों को इस बात का तकीन हो जाता है कि वो सही सिमत में काम कर रहे हैं या नहीं। इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पर कि सबक जो मंसूबा बंदी होती है उस्ताद और हेड मास्टर्स होते हैं, आप जो सबक का मंसूबा करते हैं
और फिर वो जो महीने का एंड आता है ना, जब आप सबक का सारे मंसूबा बंदी कर लिया आपने, तो महीने में आपने क्या पढ़ा है उन्हें भी पता चलता है कि आपने अपने क्लास में ये चीज़ें कवर कर ली, अपनी इकाई से रिलेटेड जो इकाई का मंसूबा बंदी हुई थी, उसके बाद आपने सबक की मंसूबा बंदी की, तो आपने जो एक नोटबुक, एक टूल बुक बनाई अपनी, कैटलॉग कहेंगे जिसे, आपने वो बना दिया और उसे हेड मास्टर को दे दिया, तो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस कोई भी, तो वो चेक करेंगे हर महीने के आखिर में कि आपने क्या पढ़ा है, तो उसे भी, उन्हें भी जो है एक सही ताइन मिल जाएगा, एक सही एतमाद हो जाएगा आप पे कि क्या आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो सबक का मंसूबा बनाने की वजह से तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है कि कौन से मकासद की तकमील करना है। इसके बाद जा रहे हैं हम पेज नंबर 87 पर। यहाँ एक और नुक्ते ज़हन नशीन रहे कि प्राइमरी तालीमी निसाब में की गई तब्दीलियों की बिना पर अब इल्म की तामीर तश्कील के तसव्वुर की रोशनी में सबक का मंसूबा तैयार करना मुतक़्क़ु है। अब दरसी किताबें इल्म की तामीर के तसव्वुर के मुताबिक तैयार की जा रही है। अब ये तवक्को की जाती है कि तलबा खुद इल्म की तामीर करे और उस्ताद इसके लिए माहौल तैयार करे। इतलाकी व मसीह टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सरगर्मी असास आमोजश का इस्तेमाल इल्म की तामीर के लिए किया जाना है। यानी कि जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में बोलो या फिर किसी भी माहौल को बनाने के लिए बोलो, तो उस्ताद के लिए जो एक माहौल क्रिएट करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ मिलकर, वो दरसी किताब के इल्म की तामीर की तसव्वुर के बिना पर ही होता है। तो अब इसमें सरगर्मी असास तरीका जो आ रहा है, अब सरगर्मी असास तरीका क्या है, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस पार्ट ही देखने होंगे। यही चैप्टर में एक्चुअली ये वाला टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अलिफ, सबक के मंसूबे बनाने में इल्म की तामीर, इतलाती व तरसीली टेक्नोलॉजी और सरगर्मी मरकूज आमोजश की शमूलियत की ज़रूरत। तो ये है एक टॉपिक आ रहा है कि सबक के मंसूबे बनाने में इल्म की क्या तामीर होनी चाहिए, इतलाकी व तरसीली टेक्नोलॉजी और सरगर्मी। इसके अंदर देखेंगे कि सबक के मंसूबे में इल्म की तामीर यानी ICT और सरगर्मी पर मबनी आमोजश की शमूलियत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो नई दरसी किताबें तैयार की जा रही है वो इन्हीं तसव्वुरात पर मबनी है। ठीक है, मुताल्लिम मरकूज दरसियात होने की वजह से तलबा खुद सरगर्मियाँ अंजाम देने की ख्वाहिशमंद है, इसलिए इस नूह की सरगर्मियों को शामिल करने के लिए सबक का मंसूबा बनाना ज़रूरी है। तदरीस में कामयाबी हासिल करने के लिए इल्म की तामीर के नुक्ते नज़र से सबक का मंसूबा तैयार करना ज़रूरी है। यूनिट की मंसूबाबंदी की वजह से इल्म की तामीर के नुक्ते नज़र से तदरीस वसाइल के इंतखाब और कदर पैमाई के तरीके की मंसूबाबंदी करना आसान हो जाता है। आज का तालिब इल्म इतलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इसलिए सबक का मंसूबा बनाते वक्त इस हकीकत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुराना कुछ लेके आ गए और बच्चे जो है, नए बच्चे नया कुछ जानते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। सबक के मंसूबे में ही इसी सरगर्मियों को शामिल करना होगा जिन्हें तलबा अंजाम दे सके। इस तरह तालीमी निज़ाम हकीकी तौर पर मुताल्लिम मरकूज बन सकता है। इसके बाद देखेंगे कि पेज नंबर 87 पर ही नीचे का जो है सबक का मंसूबा और इल्म की तामीर कैसे होगी। अगरचे मौजूदा निज़ाम तालीम मुताल्लिम मरकूज है, इसके बावजूद आज भी तदरीस व आमोजश के अमल के दौरान तलबा से ज़्यादा मौलिम ही सरगर्म रहता है। जब तक तलबा सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देते तब तक वो अपने तौर पर इल्म की तामीर नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबक का मंसूबा बनाते वक्त इसमें तलबा के लिए सरगर्मियाँ शामिल करना ज़रूरी है। इल्म की तामीर करना तदरीस नहीं बल्कि आमोजशी तरीका है। देखिए, जो सबक का मंसूबा और इल्म की तामीर,
मुख्तसर होता क्या है, अक्सर होता क्या है कि जो मौलिम होता है, उस्ताद होता है, वो अपनी तरफ से ज्यादा सरगर्मियां करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा अडप्ट नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां करें, ताकि वो समझने की, उनकी प्रैक्टिकली समझने की जो सलाहियत है वो बढ़े, उनकी जहनी सलाहियत बढ़े। पेज नंबर 88 पर जा रही हूँ मैं। इस तरीके में सरगर्मी और इतलाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना मुतक्कु है। इस तरीके में मौलिम को एक तहसीलकार यानी कि फैसिलिएटर और रहनुमा यानी कि गाइड का किरदार अदा करना चाहिए, ताकि तलबा अपने इल्म की तामीर करने के काबिल हो सके। एक फैसिलिएटर कहा गया है यहाँ पे उस्ताद को, एक फैसिलिटी जो होती है देने वाला, एक रहनुमा यानी गाइड करने वाला कहा गया है यहाँ पे उस्ताद को। देखिए कितनी बड़ी बात है। सबक की मंसूबाबंदी की वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कई माहिरीन तालीम जैसे जुइम बुरोस, जान डेवी, जाब बाचे प्याजे वगैरह ने सरगर्मी के जरिए आमोजश और मानी आमोजश के तस्वुरात को तस्लीम किया है। इन्हीं उसूलों पर नई दरसी किताबें तरतीब दी जा रही है। यानी कि हमारे जो एजुकेशन में है, जो किताबों में है, वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देख लीजिए पुरानी किताबें लेकर और नई किताबें लेकर, तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई किताबें मौजूद है। अब जीम है सबक का मंसूबा और इतलाती व तरसीली टेक्नोलॉजी। हमारे मुल्क में दर्स व तदरीस में 1987 से इतलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। इसके बाद इलेक्शन प्लान 1992 कम अज कम अक्सबी सलाहियत कौमी निसाबी खाका 2000 और 2015 रियासती निसाब 2010 प्राइमरी तालीमी निसाब 2012 के मुताबिक महाराष्ट्र के निसाब तालीम में इतलाकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए तामीर इल्म के तसव्वुर के ज़रिए इल्म की तामीर के लिए तलबा को इतलाती टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ वसाइल जैसे नेट, वीडियो क्लिप्स, इसके बाद है पीपीटी, फिर फोटो, मोबाइल तालीमी टेक्निकी वसाइल को इस्तेमाल करने के मौके फराहम होना ज़रूरी है। इसलिए सबक का मंसूबा बनाते वक्त स्कूल में मौजूदा वसाइल का मद्देनज़र रखना चाहिए। देख नई टेक्नोलॉजी आई हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, देख लीजिए जो है पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, पीपीटी नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, वीडियो क्लिप्स नहीं थे, यूट्यूब के ज़रिए आप नहीं पढ़ सकते थे। पुराने ज़माने में आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ता था। मतलब हमारी बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमारी बात नहीं, हमारे दादा ले लीजिए, हमारे अम्मी अब्बा ले लीजिए, ठीक है। तो ये सहूलतें जो है अभी अभी आई है हमारे पास, अभी अभी हमें मिली है। तो इसका इस्तेमाल करना भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है और होते ही रहेगा, और भी नई नई चीज़ें आएंगी तो जो सीखना और सिखाना ज़रूरी है। इसके बाद है दाल, सबक का मंसूबा और सरगर्मी असास आमोजश। ये ख्याल को मौलिम के बताने के बाद ही सब कुछ समझ में आता है, बातिल साबित हो चुका है। हर आमोजशी अमल में बच्चों की सरगर्मी असास शिरकत ज़रूरी है। इल्म की तामीर के नुक्ते नज़र से अगर उस्ताद का किरदार एक तहसीलकार का हो तो आमोजश में मुख्तलिफ सरगर्मियों की शमूलियत ज़रूरी होगी। मौजूदा दरसी किताबें इसी नहज पर तैयार की गई है। सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए ज़रूरी साज व सामान फराहम करना, तालीमी लौज़ामत फराहम करना, छोटी छोटी इकाइयों की तरह सबक का मंसूबा बनाना, खेल और मुसर्रत बख्श आमोजश और काम के बाद कदर पैमाई करने के अमल को भी सबक की मंसूबाबंदी में शामिल करना चाहिए। तो ये सारे नुकात पे ध्यान देना और इसकी छोटी छोटी इकाइयों पे ध्यान देना, इनके साज व सामानी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना, ये मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। बच्चे भी सरगर्म रहे और मौलिम भी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब है तामीर इल्म के मुताबिक सबक की मंसूबाबंदी के मराहिल। तो तामीर इल्म के मुताबिक एक ही तरीका और मराहिल के लिहाज से सबक का मंसूबा तैयार करना
मुतक्कु नहीं है। तलबा ये कि हर सबक मतलब ये कि हर सबक के लिए एक ही तरह के मराहिल के मुताबिक सबक का मंसूबा बंदा करना ज़रूरी नहीं है। झेल में से कोई भी सबक का मंसूबा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से हम मंसूबा बंदी करें, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं। पेज नंबर आ गई हूँ मैं, पेज नंबर 89 पर। पहला है इमिनेट्स नेशनल सेंटर 2005 कॉन्स्टिट्यूटिविस्ट 5E लेसन प्लान। इसके बाद है जॉर्जी वी गैरॉन जूनियर ऑफ मैकेल लॉलिस लेसन प्लान, ग्रेड 6 रीडिंग लेसन प्लान। फोर्थ है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल CIM, फिर है कॉन्सेप्चुअल चेंज मॉडल CCM एंड स्लाइस मॉडल। इसके बाद है एस्बॉन एंड फैब्रिस जनरेटिव लर्निंग मॉडल। ये जो है ना, साथ ही आप कहीं लिख लीजिए, कभी भी काम आ सकता है, ऐसा कुछ रहा तो लेसन प्लान वगैरह के लिए। इसके बाद है ज़ेली बाब 5 स्टार्ट हो रहा है, जो उर्दू ज़बान की आमोजशी अमल में उस्ताद, तलबा और सरपरस्तों का किरदार जो है वो अदा करने के लिए। अब देखिए, जो उर्दू ज़बान के आमोजश में एक उस्ताद, तलबा एंड सरपरस्तों यानी पेरेंट्स का किरदार किस तरह अदा होगा, कैसे मौलिम को बच्चों से और फिर उनके पेरेंट्स से जो ताल्लुकात रखने हैं, उस बारे में देखेंगे हम। उर्दू ज़बान सीखने के अमल में उस्ताद, तालिबे इल्म और सरपरस्त के किरदार बड़ी अहमियत रखते हैं। बच्चे सुनकर और अमल करके सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, इस वक्त माँ का किरदार सबसे अहम होता है। इसके बाद खानदान के दिगर अफराद का बच्चे की ज़बान पर असर होता है। जब बच्चा बड़ा होता है और पास पड़ोस वालों के राब्ते में आता है, तो इनका असर भी बच्चे की ज़बान पर होता है। अगर बच्चे की मादरी ज़बान उर्दू हो तो इसे उर्दू सीखने में मदद होती है, लेकिन इसकी मादरी ज़बान उर्दू ना हो तो उर्दू ज़बान सीखने में इसे दुश्वारी पेश आ सकती है, जिससे जैसे कोशिश करके दूर किया जा सकता है। इस तरह उर्दू ज़बान की आमोजश में सरपरस्तों के साथ साथ असातिज़ा और खुद तालिबे इल्म का किरदार अहमियत का हामिल बन जाता है। इसके बाद है अलिफ, उर्दू ज़बान की आमोजश में उस्ताद असातिज़ा का किरदार। देखिए, इसको इतना समझाने की मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही समझ लीजिए। ये तो मादरी ज़बान में इजीली कुछ लिखा हुआ है, जो कि समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एक बार भी पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू ज़बान के आमोजश में असातिज़ा का क्या किरदार है? तो उर्दू ज़बान की सीखने वाले उस्ताद का किरदार दिगर मज़ामीन सिखाने वाले असातिज़ा के मुकाबले में ज़्यादा अहम होता है, इसलिए तदरीस से कब्ल तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दूसरे मज़ामीन सिखाने वाले जो उस्ताद होते हैं, उनसे ज़्यादा उर्दू के उस्ताद को सिखाने का जो अमल होता है, उससे उनके मुकाबले ज़्यादा अहम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम मादरी ज़बान को सिखा रहे हैं। हमारी मादरी ज़बान जो है वो उसके कवायद और उसकी रूह तक पहुंचना, ये जो है बहुत अहम और ज़रूरी है। तो इसलिए पहले तैयारी करना ज़रूरी है। उर्दू ज़बान सीखने के लिए उसूल व ज़ब्त के मुताबिक कब्ल और अहले असातिज़ा ही की तकरीर की जानी चाहिए। उर्दू के उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो तलबा को सही बोलने, सही लिखने और सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने की तरबियत दे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दिगर असातिज़ा ऐसा ना करें, बल्कि इन्हें भी तलबा के तलफ़्फ़ुज़, तहरीर और सही ढंग से बोलने पर तवज्जो देना चाहिए। तमाम असातिज़ा को ख्याल रखना चाहिए कि तलबा की जो जुमला बंदी दुरुस्त हो, वो सही तरीके से उस सवाल करे, सवालों के जवाब दे, लिखते वक्त सही इमला लिखे, खुश खती का ख्याल रखें। इसके बाद मैं जा रही हूँ पेज नंबर 90 पर। नंबर 4, उस्ताद इस बात का ख्याल भी रखे कि तलबा लिखते वक्त रमूज़ औकाफ का सही इस्तेमाल करे, इमला नवेसी और नकल नवेसी में गलतियां ना करे। बोलते वक्त तलबा की आवाज़ के उतार चढ़ाव और लहजे पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनकी जो गलतियां हैं संवारना ही एक टीचर का काम होता है। तो वो जब इमला आप ले
तो देखें कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं, अगर गलत लिखा है तो उसे दुरुस्त करें। ठीक है। इसके बाद है उर्दू के उस्ताद को उर्दू अदब अदब की मुख्तलिफ असनाफ, जबान की हुस्न, असलूब निगाश की खूबियों की सही मालूमात होनी चाहिए। ऐसे नज़्म को मवासिर अंदाज में पढ़ने, कहानियां सुनाने और ड्रामे के मुकालमों को अदा करने में महारत होनी चाहिए। ठीक है। नज़म को मवासिर अंदाज से, जैसे नज़म को गाकर अगर हम पढ़ें तो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। सुनने और ड्रामे के मुकालमों को, अगर जो ड्रामे वगैरह होते हैं उससे अदा करना, कैसे अदा करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, तो ये अगर एक मौलम को पता होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छे से तैयार कर पाएगा। तो ये महारत एक मौलम में होनी चाहिए। इसके बाद है तलबा के तलफ़्फ़ुज़ की खामियों, तहरीर में होने वाली गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करके तलबा से मश्क करानी चाहिए। मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए तलबा की बोलने की सलाहियत को परवान चढ़ाना चाहिए। मुकालमों की अदायगी के मौके फराहम करने चाहिए। देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो क्या होगा कि तलबा जो होंगे वो बोर हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है उनकी मुकालमों की अदायगी, फिर उनकी जो सलाहियतों को है परवान चढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करना है, उनकी गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करना है और उनके तलफ़्फ़ुज़ की खामियों को हमें ढूंढ कर सही करना है। ठीक है। तो ये सारे जो एक टीचर जो है ना, एक बच्चे को ना परफेक्ट नहीं बना सकती, लेकिन उसे कुछ हद तक सुधार सकती है, उसे कुछ हद तक अच्छा कर सकती है, एक अच्छा लर्नर बना सकती है। ठीक है। तो ये एक मौलिम के लिए है था। अब बे है वो उर्दू जबान सीखने में तलबा की का क्या किरदार है वो है। ठीक है। अगरचे उर्दू जबान सीखने में तलबा का किरदार बहुत अहमियत रखता है, लेकिन वो अपनी उम्र और तजुर्बे के लिहाज से आमुज़श के इब्तदाई ज़माने में ख़ानदान, दोस्त, अहबाब, स्कूल के असातिज़ा पर इन्हिसार करते हैं। आगे चलकर इनका किरदार अहमियत इख्तियार कर जाता है। देखिए, जो सबसे पहले तो बच्चों का जो किरदार होता है उर्दू ज़बान में, वो सबसे पहले जो अपनी मादरी ज़बान है अपने ख़ानदान से सीखते हैं, अपने दोस्त से सीखते हैं, अपने ख़ानदान से, अहबाब से। उसके बाद वो स्कूल में आते हैं और असातिज़ा पर इन्हिसार करते हैं। इसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी जो किरदार की अहमियत है वो पता चलती है, इख्तियार कर जाता है। तलबा को चाहिए कि वो उस्ताद का दिया हुआ काम इनकी हिदायत के मुताबिक अंजाम दे। फिर जब भी इन्हें अपने तजुर्बात बयान करने का मौका मिले वो ज़रूर बयान करे, घर के वाक़यात भी सुनाए, सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने, सेहत के साथ लिखने, सही पढ़ने की कोशिश करे। मुकालमों की अदायगी, ग्रोही मुबाहिसे, बुलंदुफ़ानी, खामोश मुताला, बातचीत जैसे आमोजशी अमल में हिस्सा ले। जैसे कि मुकालमों की अदायगी, ग्रोही मुबाहिसे होते हैं ना, जिस बहस होती है ग्रोह में। उसके बाद है बुलंदुफ़ानी, यानी कि ज़ोर आवाज़ से पढ़ना। इसके बाद खामोश मुताला, यानी कि खामोशी के साथ अपना अपना पढ़ो। तो वो जो बातचीत जैसे आमोजशी अमल होते हैं इसमें हिस्सा ले। तलबा में घर, माहौल, समाज, स्कूल में हासिल होने वाले अल्फाज का ज़ख़ीरा करने का शौक होना चाहिए। तलबा को मुख्तलिफ मुकाबलों जैसे तहरीरी मुकाबले, फिर है नज़म ख़्वानी का मुकाबला। अब तहरीरी मुकाबला और नज़म ख़्वानी के मुकाबले से इनकी जो है स्पीकिंग स्किल, जिसे हम कहेंगे पढ़ने की स्किल बढ़ेगी। इसके बाद पढ़ने की महारत और मजबून नवेसी का मुकाबला, खुशखती का मुकाबला, इससे इनकी राइटिंग स्किल्स जो है लिखने की महारत में इजाफा होगा, सलाहियत उनकी परवान चढ़ेगी। इसके बाद तलबा को ऐसे मौके फराहम किए जाए कि वो बड़े गीत, नज़में गाएं, ज़बानी जवाब दे, वाक़या बयान करे, तस्वीर देखकर बयान करे, एतराफ़ में पाई जाने वाली अशिया के बारे में। मैं पेज नंबर 91 पर जा रही हूँ, जो कि लास्ट सफ़ा है इसका, चैप्टर 2 का। में इजहार ख्याल करें। इस तरह मुख्तलिफ वसीलों से तलबा उर्दू ज़बान की आमोजश में शरीक हो सकते हैं। तो ये कुछ वसीले थे, ये कुछ तरीके थे जो कि बच्चों को इख्तियार करने होंगे और ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपने इसे ध्यान में रखना है, अगर पेपर में पूछता है तो आप लिख सकते। ये बात है जीम के उर्दू ज़बान की आमोजशी अमल में सरपरस्तों का क्या किरदार है। अब सरपरस्त क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो सरपरस्त जो होते हैं बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको पालने वाले उनके खानदान, उनके माँ बाप सरपरस्त कहलाते हैं। तलबा के ज़बान सीखने के अमल में सरपरस्तों यानी खानदान का किरदार बहुत अहमियत है। बच्चे पहल घर में बोली जाने वाली ज़बान ही सीखते हैं। अगर
घर के अफराद के अंदाज में बोलना सीखते हैं, जैसे लफ्जों का तलफ्फुज, आवाज का उतार चढ़ाव, लहजा वगैरह। स्कूल में असातिज़ा का काम है कि तलबा को सही तलफ्फुज की अदायगी, सही इमला लिखने और मियारी जबान बोलने की सलाहियतों की नशोनुमा करे। सरपरस्तों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो सबसे पहले तो अपने सरपरस्तों से, अपने खानदान से ही सीखते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन एक असातिज़ा जो होती हैं वो उन्हें असातिज़ा जो होते, मौलिम जो होते हैं, उन्हें सही तलफ्फुज और आवाज़ का उतार चढ़ाव का लहजा वगैरह उन्हें उसकी मालूमात देते हैं, फराहम करते हैं, सही तलफ्फुज उन्हें बताते हैं, सही अदायगी बताते हैं। और इस बात का सरपरस्तों को भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। पहला है, अगर सरपरस्त पढ़े लिखे हो तो वो बच्चे की जबान की असलाह करने की कोशिश करे, यानी बच्चों को सही तलफ्फुज अदा करने, मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करने का और दुरुस्त जुमले बोलने में मदद करे। घर पर बच्चों की बयास देखे, अगर इमला गलत हो तो इसे दुरुस्त करवाए, बच्चों से चंद पैराग्राफ पढ़वाए, अगर तलफ्फुज गलत हो तो दुरुस्त करे। सरपरस्त बच्चों के असातिज़ा से राब्ता रखे और इनकी हिदायतों पर तवज्जो दे। देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है तो मैं बता रही हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डिपेंड हो जाते हैं सिर्फ टीचर पे, वो घर पे बच्चों को लेकर नहीं बैठते। तो आपने उनके साथ ऐसा राब्ता कायम करना है कि देखिए, आपके बच्चों को पढ़ाने की सख्त सख्त ज़रूरत है, तो आप इसे घर पे भी पढ़ के पढ़ाने को बिठाएंगे। आप इसे घर पे भी इनका टेस्ट लेंगे, इनका इमला लेंगे, इसकी जो अल्फाज का इंतखाब है वो दुरुस्त करेंगे, ये सारी चीज़ें पे ध्यान आप देंगे तो आपका बच्चा जल्द से जल्द पढ़ाई में तवज्जो देने लगेगा। सरपरस्त बच्चों के असातिज़ा से राब्ता रखे और इन्हें हिदायतों पर तवज्जो दें, फिर हम मश्की सवालात हल करने में बच्चों की मदद करें। समाज में होने वाले मुख्तलिफ लिसानी प्रोग्राम, ड्रामे, फिल्म वगैरह का जबान सीखने के नज़रिए से इस्तेमाल करें, यानी बच्चों को लिसानी तजुर्बात हासिल करने के मौके फराम हो। ऐसा ही नहीं होगा ना कि बच्चे अगर डॉक्टर रहेंगे तो डॉक्टर ही रहेंगे, इंजीनियर या टीचर बनेंगे, नहीं। उनको अलग अलग प्रोग्राम, ड्रामे, फिल्म वगैरह में भी जाने का शौक होगा, फिल्म वगैरह देखने का भी शौक होगा, तो उससे भी जो है जबान हम सीख सकते हैं। तो ये अलग अलग नजरिए हो गए, लसानी तजुर्बात हो गए, जिससे उन्हें पेरेंट्स जो है, अब टीचर तो फिल्म वगैरह दिखाने लेके जा नहीं सकती, प्रोग्राम ड्रामे वगैरह नहीं दिखाने लेके जा सकती, लेकिन माँ बाप दिखा सकते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक तजुर्बा बच्चों को फराहम करें, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमारा उर्दू का डीएलएड फर्स्ट ईयर का एंड हो गया है। इसके बाद का जो चैप्टर है, पहले तो मैं मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ, इसके बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जैसे ही मैथ्स खत्म होगा, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, तो देखते सेकंड लेंगे या तो फिर थर्ड वाला इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे या कोई और सब्जेक्ट लेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन मैं इसके बाद मैथ्स स्टार्ट कर दूंगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी जो मश्क की सवालात हैं, 2-3 दिन में मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसके भी टिक में लगवा दूंगी, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर की लगवाई थी, वैसे इसी की टिक भी लगवा दूंगी। पेज वाइज आपको मैं बता दूंगी पेज नंबर, तो आप ऐसे लगवा दीजिए, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेट होती हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।